हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 7 हिंदी कहानी, जो हमारी हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी। उसी में आज हमारी अगली कहानी है, वो है चीफ की दावत। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में चीफ की दावत के मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चीफ की दावत। उसका हम मूल पाठ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहानी पर हम जाने से पहले इस कहानी के कथा की बात करें। तो इसमें कहानी के हम पात्रों में देखें तो सबसे पहले एक श्यामनाथ नाम का एक पात्र है। श्यामनाथ दोस्तों। तो एक है मिस्टर श्यामनाथ। एक इनकी पत्नी है मिस्टर श्यामनाथ की, और एक एक इनकी श्यामनाथ की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। तो कहानी कथा की हम बात करें तो कहानी कथा ये है कि मिस्टर श्यामनाथ एक सरकारी अफसर हैं, और उनके यहाँ उनके बॉस आ रहे हैं, यानी उनके जो उनसे जो ऊपर अधिकारी हैं वो उनके यहाँ पार्टी पे आ रहे हैं, यानी चीफ साहब आ रहे हैं। तो उसी की इन्हें पार्टी देनी है। तो जब उनके घर पे वो लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं, घर को ठीक करने में लगे हुए हैं। तभी एकाएक सामनाथ को अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। तो वो कहते हैं कि ये बूढ़ी माँ पता नहीं चीफ गेस्ट इन्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, उन्हें ये सही लगेगी या नहीं। तो इसी को चलते वो अपनी ही माँ को अपने घर में अनावश्यक मानते हैं। तो फिर वो माँ से कह देते हैं कि माँ तुम कोठरी में बैठ जाना, कि यहाँ बैठ जाना, वहाँ बैठ जाना, ऐसे करके वो करते हैं। और अंत में जब चीफ आता है तो उनकी माँ का आमना सामना हो जाता है, और अंत में चीफ उनकी माँ से खुश होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी इसी कहानी इस कहानी में यही कथानक है। तो आगे हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। यानी वो दोनों अपने घर को ठीक करने में लगे हुए थे, कौन सी चीज कहाँ पे रखें, कौन क्या करे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जब जो बेकार सामान है, जब उसकी वो उनको छिपाने लगे, तो तभी एकाएक मिस्टर सामनाथ को ध्यान आया कि माँ का क्या होगा, यानी माँ को हम कहाँ पे रखें या कहाँ पे उनको बिठाएं। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। यानी फिर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर बोलते हुए बोला अंग्रेजी में कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। यानी उनकी पत्नी कहती हैं कि इन जो एक और इनके साथ जो बुढ़िया बैठी रहती हैं, जो पड़ोस की हैं, उनके साथ भेज दो, ये रात भर वहीं पे रहें आराम से, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। यानी जो माँ जो वो सामनाथ हैं, वो कह रहे हैं कि माँ से कह दो कि जल्दी अपना खाना पीना करके जो भी अपना काम है उससे निपट लें, यानी 8 बजे मेहमान आएंगे, उससे पहले वो अपनी कोठरी में चली जाएं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी,
जो वह सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगीं, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो फिर उनकी पत्नी कहती हैं कि अब वो अगर कोठरी में चली जाएं, वहीं से लगा हुआ बरामदा है जहाँ पर भोजन होगा। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों सॉरी, वो दोस्त की कॉल थी। तो वो तब उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर माँ अचानक खर्राटे लेने लगीं तो फिर हम लोग खाना खा रहे होंगे तो उसमें फिर सबको पता लगेगा। तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। यानी सामनाथ कहते हैं कि तो उससे कोई बात नहीं, माँ से कह देंगे कि माँ सोए नहीं, जागती रहें। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में सिर लपेटे माला जप रही थीं। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। यानी माँ को भी पता था कि घर में तैयारी चल रही है, और जो बेटा है उसके दफ्तर का ऑफिस का कोई बड़ा साहब आ रहा है उसका, तो सब काम सही से हो जाए, इसलिए माँ तो अपनी चुपचाप बैठी थी। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना। फिर सामनाथ अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग अपने बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। यानी माँ देख रही है बेटे को कि बेटा मेरे से क्या कह रहा है, कि मैं चीफ के सामने ना आऊँ या उनके सामने आने से उनकी कोई दिक्कत हो जाएगी। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगें ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगें नीचे उतार ली। यानी मिस्टर सामनाथ को फिर अचानक ध्यान आया कि 8-10 लोग मेहमान होंगे, अगर किसी को वॉशरूम जाना हुआ, गुसलखाने की तरफ जाना हुआ, तो फिर उसे वहाँ उधर माँ दिख जाएंगी। तो उन्होंने उन्हीं की कोठरी के सामने एक कुर्सी डाल दी और बोला कि कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन माँ को कुर्सी पर बैठना नहीं आता था, तो वो चारपाई की तरह उस कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ गई। तो फिर वो कहता है कि नहीं माँ, पैर ऐसे नहीं, नीचे करके बैठो। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रहीं।
कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। यानी माँ कहती है कि जो भी तुम कहोगे वही पहन लूंगी, और मेरे पास तो जो है वही पहनूंगी। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखें। यानी वो माँ से कहते हैं कि तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी काहे कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थीं। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। यानी फिर वो कहते हैं देख के कि चलो कोई बात नहीं, सब सही है, अगर चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? फिर माँ कहती है, दोस्तों ये आप लाइनें जरा ध्यान से देखना, कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया? यानी माँ कहती है कि बेटा मेरे पास चूड़ियाँ तो नहीं है, चूड़ियाँ जो भी गहने थे वो तो मैंने तेरी पढ़ाई में लगा दिए। और ये वाक्य सुनते ही सामनाथ को गुस्सा आ गया। यानी उन्हें लगा कि ये इन्होंने मेरे पे कटाक्ष किया है। माँ सीधा कह दो नहीं माँ सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, मेरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। यानी वो कहता है माँ से कि जितना तुमने मुझे दिया था, जितना मेरी पढ़ाई में खर्च किया था, उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। यानी उन्होंने माँ को फिर समझा दिया। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेजों को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है ना, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। यानी माँ को लगा, जब अगर अमरीकी अफसर है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उससे क्या बात करूंगी? माँ तो पहले से ही अंग्रेजों से उन्हें डर लगता था, और ये तो फिर भी अमेरिका का है, पता नहीं ये क्या पूछे कैसा हो। चुपचाप कुर्सी पर टांगें लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। यानी उन लोगों की पार्टी, चीफ गेस्ट आ चुके हैं और उन लोगों की पार्टी हो रही है और ड्रिंकिंग चल रही है। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को बिस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त पवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। यानी जो साहब के साथ उनकी पत्नी आई थी, वो भी इन देसी स्त्रियों के साथ, यानी जो सामनाथ की पत्नी थी, उनकी और भी
स्त्रियाँ आई थी, उनके और भी कलीग आए हुए थे, तो उनसे ही बातें चल रही थी। और इसी रौब में पीते-पिलाते 10:30 बज गए, वक़्त गुज़रने का पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने-अपने गिलासों में से आखिरी घूँट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे-आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। यानी उनकी पार्टी हो चुकी, अब उन्होंने पीना-वीना छोड़ के अब वो खाना खाने के लिए निकले। तो आगे-आगे सामनाथ जा रहे थे और पीछे दूसरे मेहमान लोग थे। बरामदे में पहुँचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हैरान होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थीं। यानी जो सामना थे उन्होंने अपनी माँ को कोठरी के सामने कुर्सी पर बिठाला था, तो वो बैठी-बैठी उनको नींद आ गई, तो फिर उन्होंने अपने पैर ऊपर रख लिए और वो वहीं कुर्सी पर सो गईं। जब जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ हो थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की स्त्रियां हंस दीं कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराईं कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगीं। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थीं? और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह वहीं खड़े-खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाईं। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे बढ़ाया। माँ को घबरा उठी। यानी माँ पहले से ही घबराई हुई थी। वो तब तक साहब ने नमस्ते किया उनसे, तो उन्होंने नमस्ते भी ना उनसे हुआ। फिर चीफ ने जब अपना हाथ मिलाया माँ से, हाथ जब चीफ ने अपना हाथ माँ से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, तो माँ और भी घबरा गईं। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही मिलाने के लिए दाएं हाथ में रख दिया। सामना दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसर की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं और जो स्त्रियां थीं वो भी हंस रही हैं, उन्हें भी कोई वो नहीं है। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। यानी वो फिर कहता है, सामना फिर कहता है माँ से कि बोलो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहका उठा। यानी वो फिर लोग सब हंसने लगे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। यानी जो माँ थी उनको शराब की बदबू आ रही थी, जो साहब था उसके मुंह से। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसीलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। यानी साहब ने बोला कि गांव के लोगों से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलना, फिर तो उन्हें गीत भी आते होंगे, नाच भी आता होगा गांव का। तो सामनाथ माँ की तरफ देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाऊं तो साहब बुरा मानेंगे।
मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। माँ कहती है कि मैं इनके सामने क्या गाऊं और मुझे क्या ही गाना अच्छा लगेगा इनके सामने गाते। वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो तो पत्थर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को, और माँ उन लोगों के बीच जो हास्य का विषय बनी हुई थी, कभी वो अपने बेटे को देखती, कभी अपनी बहू को देखती। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गईं और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगीं। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियाते भागी भरिया है। दोस्तों ये गीत आप ध्यान रखना, ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं कि ये पंक्तियाँ कौन सी कहानी से हैं जो उनकी माँ ने गीत गाया है। कि हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियाते भागी भरिया है। फिर आगे, देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठीं। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियां से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग ला दिया। यानी माँ ने जब गाना सुना दिया तो उनके साहब को बहुत अच्छा लगा और उसने तालियां बजाईं। तो फिर सामनाथ को भी जो कुछ हुआ था उससे उनका जो क्षोभ आया था वो गर्व में बदलने लगा और उन्हें सही लगने लगा। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। यानी पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है, गांव में लोग क्या बनाते हैं। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, ओ बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या। तो साहब ने पूछा कि फुलकारी क्या। तो सामनाथ कहते हैं, सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी एक पुरानी फुलकारी उठा लाईं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगे। क्यों माँ, साहब से फुलकारी बहुत पसंद आई है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। तो माँ चुप रहीं। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। यानी माँ कहती है कि अब बेटा मेरी नज़र काम नहीं करती और मैं बूढ़ी आंखों से अब इतना नहीं देखता कि मैं ये फुलकारी बना सकूं। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब से को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो गए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे तेज बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गईं। यानी माँ फिर अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठते ही देर देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछतीं, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया था, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही न आते थे। यानी माँ जैसे ही कोठरी में गईं तो फिर उनकी जो जितनी लज्जा हुई थी, जो अब वो हास्य का विषय बनी हुई थी, और अपने बेटे बहू के सामने उनके साथ क्या क्या हुआ, तो फिर उन्हें उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो बार बार अपनी कोठरी में रो रही हैं और साथ ही अपने बेटे को लंबी आयु की प्रार्थना भी कर रही हैं। उसको कुछ बुरा बुला नहीं सोच रही हैं उसके बारे में, क्योंकि वो माँ थी तो फिर वो अपने बेटे के ही बारे में फिर भी सोच रही हैं। आगे देखें। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। यानी अब ये पार्टी खत्म हो गई थी, मेहमान लोग जा चुके थे। अब जो उनकी धर्मपत्नी थी सामनाथ की, वो किचन में बर्तन बर्तन सेट कर रही थी।
तभी सामनाथ फिर माँ से मिलने आए और माँ के दरवाजे पे आकर कहते हैं, माँ। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। और माँ कहती हैं कि बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ। तो फिर सामनाथ हैं वो बोलते हैं, सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना ख्वाब पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? यानी फिर उसे ध्यान आता है कि साहब को तो ये फुलकारी बना के देनी है। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। तो फिर वो बोलती हैं कि मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं से और बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। नहीं जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? यानी वो बेटे की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब ने तेरी तरक्की के लिए ऐसा कुछ कहा है? तो फिर सामनाथ कहते हैं कि कहा नहीं मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? माँ फिर पूछती है। तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। तो फिर माँ कहती है कि अगर बेटे की तरक्की हो जाएगी तो फिर मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब जो सो जाओ माँ कहते हुए तिनक लड़खड़ाए हुए अपने कमरे की ओर चले गए। और मिस्टर सामनाथ फिर माँ से कहे कि माँ अब तुम सो जाओ, और फिर वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। तो दोस्तों हमने चीज़ की दावत कहानी का मूल पाठ अध्ययन किया। तो आपको कहानी की प्रत्येक पंक्ति पढ़नी है। एक बार आप फिर से कोशिश करना कि एक बार स्वयं आप अध्ययन करना इस कहानी का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब उस कहानी में हम इस कहानी का जो तथ्यपरक अध्ययन है वो करेंगे। अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।